आज सर हम लोग मिलकर समझ जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और स्ट्रेटजी जिसको कहते हैं आयरन फ्लाई। तो स्क्रीन पर जो विजिबल है सर वो आयरन फ्लाई का स्ट्रक्चर है, आयरन फ्लाई का ढांचा है, या फिर आप बोल सकते हो आयरन फ्लाई का पे आउट ग्राफ है। तो सर आज का एजेंडा क्या होने वाला है? आज का सर एजेंडा ये होने वाला है कि आयरन फ्लाई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आज हम लोग जान जाएंगे। तो चल पड़ते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ जिनके आंसर्स हमको आज जानने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है? क्या आयरन फ्लाई ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें मार्केट बिल्कुल ना हिले फिर भी प्रॉफिट हो जाए? ये तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आज हम जान जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी सर इस स्ट्रेटजी आयरन फ्लाई के कॉन्टेक्स्ट में भी है, देखते हैं क्या है। क्या सेम स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन बेचकर रिस्क सच में लिमिटेड किया जा सकता है? इसका भी हल मिल जाएगा हमें, इसका भी आज हमें जवाब मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्या साइडवेज मार्केट में भी स्मार्ट ट्रेडर्स रेगुलर इनकम बना सकते हैं? बड़ा ही आसान सवाल है, काफी लोगों को इसका जवाब भी पता होगा, लेकिन जो हमारे बिगनर्स लोग हैं उनके लिए मे भी हो सकता है ये सवाल नया हो। तो उनको भी, अगर जो बिगनर ये वीडियो देख रहा है तो इस सवाल का जवाब आज उनको मिलने वाला है, ये आप बात मान के चलिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या, सॉरी चौथा क्वेश्चन क्या है? आयरन फ्लाई में आखिर मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस और ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होता है? हम लोग ये तो समझ ही जाएंगे, साथ ही साथ हम लोग आज ये भी जान जाएंगे उस आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करने से पहले वो व्यू कैसे बनाया जाता है, इसको भी हम लोग समझेंगे तरीके से आज। अगला क्वेश्चन क्या है? आयरन फ्लाई में कौन सा ऑप्शन ग्रीक हमारा फ्रेंड होता है और कौन सा ऑप्शन ग्रीक हमारा दुश्मन होता है? हमको ये बात भी पता लग जाएगी, इस फैक्ट को भी हम जान जाएंगे। और अगला सवाल आता है, अगर मार्केट अचानक ट्रेंड पकड़ ले तो आयरन फ्लाई को एडजस्ट करके लॉस कम कैसे करें? इस सवाल का भी जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सर आज का वादा क्या होने वाला है आपसे, आज का प्रॉमिस क्या होने वाला है? तो सर आज का वादा ये होने वाला है, जितने भी सवाल मैंने अभी आपके सामने पढ़े उनके जवाब आपको आसान भाषा में समझाना। तो अगर आपको भी इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा। इस वीडियो से अगर आपके कुछ एजुकेशन बढ़े तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको औसम ही लग जाए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो चलिए सर, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम दो तीन सवालों के जवाब जान लेते हैं, ताकि जो हम वीडियो में आगे बढ़े तो हमें चीजों को समझने में आसानी रहे। तो यह पहला सवाल क्या बोलता है? क्या आयरन फ्लाई एक ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें मार्केट बिल्कुल ना हिले फिर भी प्रॉफिट हो जाए? हाँ सर, आयरन फ्लाई कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है। आयरन फ्लाई क्या सर, जैसे कि हम कुछ स्ट्रेटजीज का नाम लें, जैसे कि शॉर्ट स्ट्रेंगल हो गया, शॉर्ट स्ट्रेडल हो गया, शॉर्ट आयरन फ्लाई हो गया। तो ये सारी कैसी स्ट्रेटजीज है? सारी सर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज है। ये कोई डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज नहीं है। इन स्ट्रेटजीज में ये बात कभी नहीं होगी सर कि मार्केट कितना ऊपर चला जाएगा तो हमें फायदा होगा, मार्केट कितना नीचे आ जाएगा तो हमें फायदा होगा। ये सारी स्ट्रेटजीज कैसी है? नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज है। तो इन सब में कहीं ना कहीं एक रेंज इन्वॉल्व होती है। किसी किसी स्ट्रेटजी में हमें एक बड़ी सी फ्लैट रेंज मिल जाती है और कोई कोई स्ट्रेटजीज में हमें वो पॉइंटेड पीक वाली रेंज मिलती है। तो अब चाहे ये सारी स्ट्रेटजी में रेंज हमें कैसे भी मिल रही हो, लेकिन ये सारी स्ट्रेटजी एक नियम पे ही काम करती हैं कि अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे, थोड़ा सा कंसोलिडेटेड रहे, बड़े बड़े मूव्स ना आए, तो हम यहाँ पे आसानी से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा ले जाएंगे। तो इस नियम पे ये सारी स्ट्रेटजीज काम करती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? हाँ, आयरन फ्लाई की ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें मार्केट बिल्कुल ना हिले फिर भी प्रॉफिट हो जाए। ठीक। दूसरा सवाल क्या है? क्या सेम स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन बेचकर रिस्क सच में लिमिटेड किया जा सकता है? तो इस सवाल को थोड़ा मैं समझा दूं फिर से। देखिए यहां पर देखने लायक बात क्या है। सबसे पहले ये सेम स्ट्राइक प्राइस, इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। सेम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, क्या बात हुई है? सेम स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शंस बेचकर, ऑप्शंस, एक ऑप्शन की बात नहीं हो रही है, ऑप्शंस लिखा है सर। तो सेम स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शंस मतलब क्या हुआ? वो स्ट्राइक प्राइस जो होगी वो एक ही होगी, उसी के ऑप्शंस, दैट मींस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में बिकवाली की बात की जा रही है। अगर ऐसा कर दें तो रिस्क सच में लिमिटेड किया जा सकता है। आइए इस बात को थोड़ा सा हम देख के समझते हैं। यहाँ पे वही ऑप्स्ट्रा पे स्ट्रेटजी बिल्डर फिर खुल चुका है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, आइए देखते हैं। यहां पे देखिए एक चीज, जरा एक पेन निकाल लेते हैं। ओके, आ गया। चलिए, तो वहां पे हमने क्या देखा था? यहां पे क्या चीज थी? सेम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इस बात को।
अब वापस से वहां चलते हैं, तो यहां पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस इन्वॉल्व है? 25,850 और यहां पे भी 25,850। उसका कॉल ऑप्शन है, उसका पुट ऑप्शन है। तो वही बात हो गई, क्या सेम स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस, दैट मींस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बेचकर रिस्क को लिमिटेड किया जा सकता है? अब हमने एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन बेच दिए, तो यहां पे रिस्क क्या दिख रहा है हमें? काइंड ऑफ अनलिमिटेड दिख रहा है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, किसका पे ऑफ पे आउट ग्राफ है? ये शॉर्ट स्ट्रेडल का पे आउट ग्राफ है। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है? यहाँ पे बात ये की जा रही है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन भी बेच दें, और जो रिस्क यहाँ पे अनडिफाइंड है, काइंड ऑफ अनलिमिटेड है, उसको क्या लिमिटेड किया जा सकता है आयरन फ्लाई की मदद से? तो हाँ, किया जा सकता है। तो ये कैसे किया जा सकता है, इसको हम आगे समझने वाले हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा। फिर से चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या सेम स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन बेचकर रिस्क सच में लिमिटेड किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, किया जा सकता है। और इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है। क्या साइडवेज मार्केट में भी स्मार्ट ट्रेडर रेगुलर इनकम बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों बना सकते हैं? अगर मार्केट साइडवेज रही, कंसोलिडेटेड रही, तो क्या होंगे? कॉल साइड और पुट साइड के प्रीमियम बड़ा स्मूथली मेल्ट होंगे, ठीक है, पिघलेंगे, और जिससे स्लोली और क्वाइटली प्रॉफिट बन सकता है, एक रेगुलर इनकम बन सकती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? हाँ, थीटा डिके की मदद से ये काम हो सकता है। ठीक। आयरन, अब ये जो तीन क्वेश्चन है, आयरन फ्लाई आखिर मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस और ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होता है? आयरन फ्लाई में कौन सा ऑप्शन ग्रीक हमारा फ्रेंड होता है, कौन सा एनेमी होता है, और अचानक मार्केट ट्रेंड पकड़ ले तो एडजस्टमेंट करके लॉसेस कैसे कम करते हैं? अब इन तीनों के बारे में अभी बात नहीं करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? अगर नहीं बात करनी तो पहले क्या करना है सर? सबसे पहले हमें वो व्यू को समझना है जिस व्यू के साथ हम एक आयरन फ्लाई को शॉर्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई कि आज हमारा मन उठे, हम बिल्कुल आंखों को इस तरह से मीड़ा और फिर एकदम से निकले कि आज चलो आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कर देंगे। तो फिर अगर ऐसे कर रहे हैं तो विदाउट व्यू कर रहे हैं, तो सर गैम्बलिंग हो गई ना। तो एक व्यू के साथ इस आयरन फ्लाई को डिप्लॉय किया जाना चाहिए। तो वो व्यू क्या होने वाला है, हम उसको समझेंगे जब वो व्यू बना लेंगे। व्यू के अकॉर्डिंग अपनी आयरन फ्लाई हम डिप्लॉय कर लेंगे ऑप्स्ट्रा के सिमुलेटर पर। फिर हम किसको एड्रेस करने जाएंगे? फिर हम उसके मैक्स प्रॉफिट को एड्रेस करने जाएंगे, मैक्स लॉस को एड्रेस करने जाएंगे, और ब्रेक इवेंस को एड्रेस करने जाएंगे। जब ये सारी चीजें हम समझ लेंगे, इन सारी चीजों को हम तरीके से एड्रेस कर लेंगे, फिर हम ये भी देख लेंगे कि आयरन फ्लाई में कौन सा ग्रीक का हमारा फ्रेंड होता है, कौन सा एनेमी, और उसके बाद हम एडजस्टमेंट पे भी बात कर लेंगे। तो अभी क्या करना है? अभी चल पड़ना है उस आयरन फ्लाई को शॉर्ट करके डिप्लॉय करने के व्यू को समझने की तरफ। तो सर यहां से हम चर्चा करेंगे व्यू बनाने की। किसका व्यू बनाने की? उस आयरन फ्लाई को शॉर्ट करके डिप्लॉय करने का व्यू बनाने की। तो वो व्यू कैसे बनाया जाएगा सर? वो व्यू बनाया जाएगा दो फैक्ट की मदद से, दो तथ्यों की मदद से। तो वो दो फैक्ट, वो दो तथ्य कौन से होने वाले हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो चलिए पहले तथ्य को सामने लेके आते हैं। तो ये रहा पहला फैक्ट, पहला तथ्य। तो ये बोला जाता है ना अमूमन कि भारतीय बाजार 70% साइडवेज रहता है। तो इसी पे बात करेंगे थोड़ी सी हम लोग। क्या भारतीय बाजार, भारतीय मार्केट 70% समय साइडवेज रहता है? और भारतीय मार्केट की कौन सी बात कर रहे हैं हम? एनएससी की बात कर रहे हैं, बीएससी की बात कर रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा सा हम इस जो ये स्टेटमेंट है, जो इंडियन मार्केट 70% समय साइडवेज रहता है, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम गहराई में समझेंगे, थोड़ा इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, थोड़ा इसको उधेड़ेंगे। तो चल पड़ते हैं इसको उधेड़ने की तरफ, देखते हैं। आइए, यहां पे नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं, देख लेते हैं। तो यहां पे क्या बात हुई है? ट्रेडर्स के अनुभव के अनुसार। तो क्या ये बात मतलब किसी मतलब रेगुलेटरी से आ रही है, किसी संस्था से आ रही है, किसी इंस्टीट्यूशन से आ रही है? नहीं सर, ये कहीं किसी कोई रेगुलेटरी बॉडी से ये बात नहीं आ रही है। ये बात किस चीज पे बेस्ड है? हम जैसे ट्रेडरों के अनुभव पे बेस्ड है। हमने क्या एक्सपीरियंस किया, हमने क्या देखा, हमने क्या पाया, उस बेस पे ये बात कही जाती है। तो आगे देखते हैं। मार्केट ज्यादातर समय ट्रेंड में नहीं बल्कि कंसोलिडेशन में रहता है। ठीक है, मार्केट ज्यादातर समय ट्रेंडी नहीं रहता है, कंसोलिडेशन में ज्यादातर समय मैक्सिमम टाइम उसका कंसोलिडेशन में जाता है, ये बात लिखी हुई है। तो कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये मानते हैं 60 to 70% समय बाजार साइडवेज रहता है, और 30 to 40% समय स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, दैट मींस या तो अप ट्रेंड में रहता है या तो डाउन ट्रेंड में रहता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? अब अगली बात देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है।
क्या ये कोई ऑफिशियल डाटा है? ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है सर, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। तो ये क्या है? लेकिन प्राइस बिहेवियर और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से ये काफी हद तक सही माना जाता है। क्या दो बातें लिखी हैं? ये प्राइस बिहेवियर और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से सही माना जाता है। ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। ये डेटा कहां से आया है? जब वो मतलब जो प्रो ट्रेडर्स थे उन्होंने बाजार को देखा, बाजार को समझा, जैसे जैसे उनकी बाजार में समझ बढ़ी, बाजार में उनका वॉच टाइम बढ़ा, तो उनको ये चीजें दिखना चालू हुई। क्या दिखना चालू हुई? कि 65 टू 70% बाजार साइडवेज रहता है और 30 टू 35% बाजार थोड़ा ट्रेंडी होता है। ट्रेंडी बोले तो मे बी इन अप ट्रेंड, मे बी इन डाउन ट्रेंड। ओके, तो आगे क्या बात की जा रही है? आगे क्या बात की जा रही है? मार्केट ज्यादातर समय साइडवेज क्यों रहता है, इसका उत्तर जानते हैं। आइए, अब क्या सवाल है? मार्केट ज्यादातर समय साइडवेज क्यों रहता है, ये बात भी हम समझ लेते हैं आज। तो पहला रीजन क्या है? जो बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये बड़े खिलाड़ी कौन हो गए भाई? एमएस धोनी? नहीं, एमएस धोनी की बात नहीं हो रही है। ये बड़े खिलाड़ी की बात हो रही है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है आज यहाँ पे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन एक दिन में खरीद फरोख्त नहीं करते, वो धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं। तो ये भी एक रीजन रहता है। दूसरा रीजन क्या है? बड़ा मूव आने के लिए मजबूत ट्रिगर चाहिए। क्या? एक मजबूत ट्रिगर चाहिए, जैसे बजट, कंपनी रिजल्ट्स, ग्लोबल न्यूज, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एक्सेट्रा। सॉरी। तो जितने भी ये बड़े मूव आने के लिए मजबूत ट्रिगर चाहिए। तो मजबूत ट्रिगर जो हम बात कर रहे हैं, तो उनकी बात हम क्या कर रहे हैं? मजबूत ट्रिगर जैसे बजट, कंपनी रिजल्ट, ग्लोबल न्यूज, जियोपॉलिटिकल इवेंट। तो मतलब ये सारे जो इवेंट की जो हमने बात की है, तो ये क्या मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, डेली आते हैं? नहीं, ये फ्रिक्वेंटली भी नहीं आते हैं, डेली भी नहीं आते हैं। जब इनको आना होता है, जब वो समय आता है, तब ये आते हैं। ठीक है, अब तो यहां से भी एक बात यहां से भी एक क्लियर हो रही है ना, कि बड़ा मूव आने के लिए एक मजबूत ट्रिगर चाहिए, और मजबूत ट्रिगर फ्रिक्वेंटली आते ही नहीं। क्या बजट रोज आता है? क्या कंपनी के रिजल्ट रोज निकलते हैं? क्या जियो पॉलिटिकल इवेंट, कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, क्या वो हर रोज होगा? नहीं। आई होप इतनी बात समझ आई होगी आपके। तीसरा क्या है? वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन हमेशा कॉन्ट्रेक्शन के बाद आता है। तो वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन बोले तो एक्सपेंड हो रही है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्शन बोले तो श्रिंक हो रही है, रेड्यूस हो रही है, गिर रही है। ठीक, तो वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन, जो वॉलेटिलिटी एक्सपेंड कब होती है? जब वो एक्सपेंड कब होगी वॉलेटिलिटी? जब वो काफी टाइम से शांत पड़ी होगी। आइए इस बात को देखते हैं। मार्केट पहले शांत होता है। मार्केट क्या होता है? पहले शांत होता है, फिर अचानक से विस्फोट करता है। ठीक, आमतौर पर मार्केट का पैटर्न ऐसा होता है, पहले तेज मूव, फिर लंबा आराम, और लंबे आराम को क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए इसका मतलब क्या हुआ? आप समझते हैं, जो वो स्टेटमेंट हम स्टार्टिंग से लेके चले थे कि भैया इंडियन मार्केट 70% साइडवेज रहता है, तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए इसका मतलब क्या हुआ, ये समझना भी जरूरी है। चलिए, अगर मार्केट ज्यादातर समय साइडवेज रहता है, तो ये कुछ स्ट्रेटजी है, शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, अभी आयरन फ्लाई को भी शॉर्ट करने के बारे में हम सीख रहे हैं। आज एक शॉर्ट स्ट्रेंगल और सीखा, तो ये यहाँ पे मिसिंग हो गया है। तो अब ये कैसी स्ट्रेटजी है? ये प्रीमियम सेलिंग स्ट्रेटजीज हैं। तो अब इन जैसी स्ट्रेटजीज को साइडवेज बाजार में, जो बाजार 70% साइडवेज रहता है, तो इन स्ट्रेटजीज में एक ऑप्शन ट्रेडर को ज्यादा मौके मिलते हैं। आई होप यहां तक बात समझ आई होगी। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है? यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि साइडवेज का मतलब हमेशा लो वॉलेटिलिटी नहीं होता सर। साइडवेज मार्केट कुड बी डिफरेंट एंड लो वॉलेटिलिटी मार्केट मे बी डिफरेंट। ओके, बोथ आर नॉट द सेम थिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट साइडवेज है, तो आप ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि हर बार वॉलेटिलिटी लो ही होगी। ठीक, ये बात आप थोड़ा समझ के चलिएगा। दूसरा क्या है कि इन स्ट्रेटजीज में एक चीज और हो सकती है, अचानक ब्रेकआउट। जो अचानक ब्रेकआउट आ गया, तो वहां पे क्या होता है? प्रीमियम सेलर्स को बड़ा नुकसान दे सकता है। तो हमने तो क्या बोला था? हम तो यही चाह रहे थे कि भैया की बाजार साइडवेज रहे, रेंज बाउंड बन के चले, कंसोलिडेशन में रहे। तो ये अचानक मूव की तो बात की नहीं गई थी, ये वो आ जाएगा तो प्रीमियम सेलर्स को तो नुकसान हो गई। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दिमाग लगाना जरूरी नहीं है। तो 100 बात की एक बात, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, आप इसमें कोई दिक्कत मत लीजिएगा। अभी फिलहाल तो अभी रिस्क मैनेजमेंट को हम आगे भी बात करेंगे, इस वीडियो पे भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं और चीजों को।
तो यहां पे क्या हो गया, प्रो ट्रेडर इनसाइट क्या हो गया, तो आपको कैसे सोचना चाहिए, आप ऐसे मत सोचो मार्केट 70% समय साइडवेज रहता है। तो मार्केट 70% समय साइडवेज रहता है, अगर आप इतनी बात सोचोगे तो जब जब बाजार में जाओगे आप सोचोगे मार्केट तो 70% साइडवेज रहता है, तो जो 70% की जो म्याद है तो हम उसी में ही खड़े हुए हैं। आज वो वाला दिन तो हो ही नहीं सकता जो 30% में आता है। तो इस तरह की सोच रखना भी कहीं ना कहीं गलत है। तो सोच क्या होनी चाहिए फिर, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो हमारी सोच कुछ इस तरह की होनी चाहिए, मार्केट ज्यादातर समय कंसोलिडेशन में रहता है और ट्रेंड्स छोटे समय के होते हैं। कंसोलिडेशन ज्यादा समय का होता है, ट्रेंड छोटे समय के होते हैं, लेकिन बहुत तेज और एक्सप्लोसिव होते हैं या हो सकते हैं। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। ठीक है, यही सोच आपको एवरेज ट्रेडर से अलग बनाएगी, आप ध्यान रख के चलिएगा। एक फैक्ट तो हमने समझ लिया, वो फैक्ट क्या था कि भैया की बाजार इंडियन इंडियन मार्केट 70% टाइम साइडवेज क्यों रहती है, और दूसरा फैक्ट हमें क्या समझना है ये समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, तो दूसरे फैक्ट पे भी नजर डाल लेते हैं। तो दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही है। तो ये कब कवर किया गया था, जो कोर्स वाले जहां पे स्टार्टिंग में मैंने जब सारे कॉन्सेप्ट सारी अवधारणाओं को पढ़ाया था समझाया था, तो ये थीटा डिके भी वहां पे कवर हो चुका था, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। तो अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। जो दूसरा फैक्ट है, दूसरा तथ्य क्या बोलता है, दूसरा तथ्य किसके रिगार्डिंग है, थीटा डिके के रिगार्डिंग है। यहाँ पे दो बातें लिखी हुई हैं। थीटा क्या करता है, थीटा हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रीमियम काट लेता है। आपको ही पता है कि वो ऑप्शन के प्रीमियम जैसे जैसे समय गुजरता है कम होते रहते हैं। क्यों कम होते रहते हैं, इसी थीटा डिके की वजह से कम होते रहते हैं। दूसरी चीज क्या है, और एक्सपायरी के लास्ट 2 दिनों में, जब एक्सपायरी आती है, जब नियर एक्सपायरी पे हम पहुंच जाते हैं, वहीं पे उसके लास्ट 2 दिनों में क्या होता है, थीटा डबल स्पीड से काम करता है। थीटा डबल स्पीड से काम करता है, दैट मीन्स वो ऑप्शन के प्रीमियम को डबल स्पीड से मेल्ट करवाता है। ये बात हो रही है। तो दो फैक्ट हमारे हाथ में लग गए। पहला फैक्ट क्या था कि जो इंडियन मार्केट है वो 70% टाइम साइडवेज रहता है, और दूसरा फैक्ट क्या था, और जो ऑप्शन के प्रीमियम्स है वो क्या, एक्सपायरी के लास्ट के 2 दिनों में उनमें जो थीटा का इफेक्ट है वो मतलब काफी तेजी से काम करता है। तो ये दो फैक्ट हमारे हाथ में लग गए हैं। अब इन दो फैक्टों का इस्तेमाल करके एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करने के बारे में हम ख्याल करेंगे। तो अभी हमें ये एक चीज पता लगी थी, क्या चीज पता लगी थी, ये वाली, एक्सपायरी के लास्ट के 2 दिन में क्या होता है, थीटा का इफेक्ट मतलब डबल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम हमें आयरन फ्लाई में करना क्या है, हमें आयरन फ्लाई में थीटा डिके को ही खाना है। ठीक है, तो आयरन फ्लाई हम क्या किस व्यू के साथ डिप्लॉय करेंगे, आयरन फ्लाई हम फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी एज ए इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। तो उसमें हम जाके देखेंगे क्या भैया एक्सपायरी से एक दिन पहले हम वो आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कर पाए, और करने के बाद रिजल्ट्स क्या आए, हम इन पे चर्चा करेंगे। और जब ये कर रहे होंगे तभी मैं आपको बता दूंगा कि उसको मतलब डिप्लॉय कैसे करते हैं, दैट मीन्स वो कौन सी स्ट्राइक होंगी जो हम खरीदेंगे। बेचने का तो सबको पता है कि भैया एटीएम पे जाके कॉल और पुट में आप बिकवाली कर दो, लेकिन अब आयरन फ्लाई बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, खरीदारी भी करनी पड़ेगी ओटीएम्स में जाके। तो वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस होंगी तो वो भी समझना जरूरी है। अब चल पड़ते हैं सारी बातों को करने की तरफ। ठीक है, कौन कौन से दो फैक्ट के सहारे जा रहे हैं हम आयरन आयरन फ्लाई को शॉर्ट करने के लिए। पहला फैक्ट है कि बाजार 70% टाइम्स साइडवेज रहता है। दूसरा जो थीटा का इफेक्ट होता है एक्सपायरी के लास्ट 2 दिनों में डबल हो जाता है, वो डबल स्पीड से काम करता है। इन दो फैक्टों के बदौलत, इन दो फैक्टों की मदद से, इन दो तथ्यों को जान के हम उसको शॉर्ट करने जा रहे हैं, किसको, आयरन फ्लाई को। चलिए ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे हम आ गए हैं ऑप्स्ट्रा पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये एक आपका आयरन फ्लाई पहले ही से बना रखा है स्ट्रेटजी बिल्डर पे जाके। क्यों बना रखा है, ताकि मैं आपको लागत दिखा पाऊं कि अगर आप आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करना चाहते हो 1 लॉट में तो आपकी लागत कितनी आने वाली है। लागत आपकी इतनी आ जाएगी, 1 लाख रुपए के आसपास की। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपना सिमुलेटर पे। सिमुलेटर पे देखें क्या यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट हो रखा है, निफ्टी सेलेक्ट हो रखा है, और निफ्टी की 10 तारीख की 10 फरवरी की एक्सपायरी भी सिलेक्ट हो रखी है। तो हमें क्या देखना है, वही एक्सपायरी के वही एक दिन पहले हमें जाना है, वहां से हमें आर एन फ्लाई डिप्लॉय करनी है। तो 10 तारीख की एक्सपायरी होगी तो एक दिन पहले कौन सा हो गया, 9 तारीख हो गया, और पे ऑफ डेट कहाँ तक की, अपनी 10 तारीख तक की है। चलिए ठीक है,
तो अब बाजार चालू हुआ 9:15 बजे, अभी यहाँ पे 9:16 हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है कि आप 9:15 बजे इस चीज को डिप्लॉय ना करके 9:30, 9:35, 9:45 तक का इंतजार करके कर लो, क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग के 15-20 मिनटों में काफी उठापटक होती है। ठीक है, आपने देखा ही होगा, आपको पता ही होंगे ये सारी बातें। तो जब बाजार थोड़ा सेटल हो जाए तो वहां पे बाद उसके बाद थोड़ा ये डिप्लॉय करना सही रहता है, नहीं तो आप 9:15 पे भी कर सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आइडियल प्रैक्टिस है, वो यही बोलती है कि भैया अगर हम हर एक चीज को मान के हर डिसिप्लिन को फॉलो करके चलेंगे तो भैया 9:30 के बाद ही हमारे डिप्लॉय होना चाहिए। ठीक। तो आइए, तो यहाँ पे भी हम सारी अच्छी प्रैक्टिसों को फॉलो करेंगे, उसको हम 15 मिनट आगे बढ़ा देंगे, तो हम 9:30 पे पहुंच गए हैं यहाँ पर। और ये गेट ऑप्शन चेंज कर देना है हमें। ठीक है, तो ये हमें मिलने लगी यहाँ पे ऑप्शन चेंज कब की, 9 फरवरी की, अगले दिन एक्सपायरी है निफ्टी की, समय हो रहा है 9:30। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करने के लिए एटीएम पे जाके कॉल पुट सिंपल बेच देने हैं। तो प्राइस क्या है, 25,830। तो मेरे ख्याल से कहाँ दिख रहा है, अब दिखाई देता हूँ आपको। तो ये रहा आपका, ये स्पॉट प्राइस कितना दिख रहा है आपको, 25,830 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसको देखने जाऊंगा तो 25,800 के आसपास हमारा वो एटीएम होना चाहिए। आइए देखते हैं किधर है हमारे एटीएम भाई साहब। ये रहे 25,850। ओके, ये 25,850 है। ठीक, 25,850 आपके ये एटीएम भाई साहब हो गए। ठीक। तो यहाँ पे हमें आयरन फ्लाई को शॉर्ट करके डिप्लॉय करना है। तो ये आपका एटीएम है। तो यहाँ पे मैं सीधा क्या करूंगा, इसके पुट में बिकवाली कर दूंगा, एक लॉट में लेके चल रहा हूं सर। यहाँ भी सेल कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने कर ली बिकवाली, और यहाँ पे अपना क्या बन गया होगा, काइंड ऑफ एक शॉर्ट, काइंड ऑफ क्या सर, ये शॉर्ट स्ट्रेडल ही बन गया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, हमें सबसे पहले ये इस चीज को देखना है, इसका हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों साइड जो शॉर्ट स्ट्रेडल का जो अनलिमिटेड लॉस है, तो अनलिमिटेड लॉस है उसको हमें कम कैसे करना है। तो अनलिमिटेड लॉस को हम कब कम कर पाएंगे, जब हम हेजेस बाई करेंगे, तो तभी तो ये आयरन फ्लाई बनेगा। तो हम क्या बाई करें, हम ओटीएम्स में जाके क्या बाई करें, तो उसमें भी सर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो ये ब्रेक इवेंस जो यहाँ पे निकल के आए हैं, इनको ही हम बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना दिख के आ रहा है, ये 26,000 यहाँ बाई कर लेंगे राउंड फिगर में, और 25,700 यहाँ बाई कर लेंगे। आइए कर लेते हैं इसको भी जल्दी से। तो 25,700, 25,700 किधर है, 25,700, ये रहा 25,700, इधर बाई हो गया, और उधर 26,000 करना था। सबको जो ब्रेक इवेंस लिखे हैं उनके राउंड फिगर में करके हमने यहाँ पे बाइंग भी कर ली है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या बन के आता है। ये कुछ ऐसा सा बन के आ गया। ओके, ये ऊपर नीचे हो गए। तो ये कौन सा 26,000, ओके 26,050 नहीं करना था हम लोगों को, हमने क्या बात की थी, यहाँ पे हम लोग 26,000 बाई करना है हम लोगों को, 26,000 गलती से ये हो गया है। तो 26,050 बाई नहीं करना था, 26,000 बाई करना था। लाइए 26,000 को भी बाई करके देख लेते हैं, तो वहां पे एक सिमेट्री सी बनती हुई दिख जाएगी। हाँ, ठीक है, ये बन गया अपना। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क और रिवार्ड क्या आ गया, पहले यहाँ पे जो आपको जो दोनों साइड पे जो अनलिमिटेड लॉस दिख रहा था, तो अब यहाँ पे ढंग का रिस्क और रिवार्ड आ गया है बन के। ये बोल रहा है कि मैक्स लॉस आपको हो सकता है 2,900, और मैक्स प्रॉफिट आपको हो सकता है 6,782। ये ठीक ठाक रिस्क और रिवार्ड हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यही करना है, हमें ये समझना है कि जो मैक्स प्रॉफिट है इसकी कैलकुलेशन ये कैसे हुई, जो मैक्स लॉस है इसकी कैलकुलेशन ये कैसे हुई, और अभी जो आयरन फ्लाई को हमने शॉर्ट कर दिया है, ये ब्रेक इवेंस ये कैसे निकल के आए। जब ये सारी चीजें हम समझ जाएंगे तो फिर समय में आगे जाके हम देखेंगे कि हमारी इस ट्रेड के साथ हुआ क्या। और जब हम वो भी समझ जाएंगे, फिर आखिरी में हम क्या करेंगे, हम ये समझ लेंगे कि ये आयरन फ्लाई को शॉर्ट करके डिप्लॉय करने के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से ऑप्शन ग्रीक्स हमारे दोस्त हो सकते हो, कौन कौन से ऑप्शन ग्रीक हमारे दुश्मन हो सकते हैं। तो बने रहिएगा साथ में, मजा बहुत आएगा। अब चल पड़ते हैं मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस और ब्रेक इवन को समझने की तरफ। तो सर अभी हमें क्या समझना है, अभी हमें ये समझना है जो मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे ये इतना दिख रहा है 6,782, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, मैक्स लॉस इतना दिख रहा है वो कैसे कैलकुलेट हुआ, और ब्रेक इवेंस की वैल्यू ये कैसे निकल के आई। तो क्या हम ये सीखने वाले हैं कि ये कैलकुलेट कैसे हुआ। सर इस वीडियो में नहीं सीखने वाले हैं। क्यों नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि जब मैंने आपको वो शॉर्ट स्ट्रेंगल बताया था, शॉर्ट स्ट्रेडल बताया था,
लॉन्ग स्ट्रेडल बताया था, शॉर्ट एरन कॉन्डोर समझाया था। तो वहां पे ये सारी बातें मैंने की थी कि भैया कि मैक्स प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मैक्स लॉस कैसे निकालते हैं, ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं। तरीका वही है सर, तरीका वही है जो मैंने वहां पे डिस्कस किया था, वही तरीका है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या स्किप कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप कर रहा हूँ इस वीडियो का? नहीं सर, यहाँ पे बस मैं ये चीज स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज तो आपको दिख रही है कि मैक्स प्रॉफिट इतना हो जाएगा, मैक्स लॉस इतना हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारे ये हैं। मैं बस ये स्किप कर रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे है। अगर आपको ये पता करना है कि ये कैलकुलेशन निकलती कैसे है, तो वो वीडियोस देख लीजिएगा, तरीका वही है। उसी तरीके को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये भी निकल आएंगे। चलिए ठीक है। तो अगर मैं इसको स्किप क्यों कर रहा हूँ, इसको स्किप मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं 10 बार बता चुका हूँ। इससे अच्छी मैं कुछ और बात बता दूं, वीडियो फालतू में लंबा ना हो। ठीक, अब जब मैं ये बता नहीं रहा हूं तो मैं कुछ और तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो वो दूसरी चीज मैं क्या बताऊंगा आपको, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट हुई थी 25,850 है, और यहाँ भी क्या है 25,850 है। दोनों जगह 25,850 है। थोड़ा सा इसको हम मैक्सिमाइज भी कर लेंगे। ठीक, दिख रही होगी, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस आपकी क्या है 25,850 से। 25,850 क्यों? क्योंकि जब हमने ये डिप्लॉय किया था, ये स्ट्राइक प्राइस हमारी एटीएम थी। इसमें हमने कॉल साइड में जाके बिकवाली कर दी थी, पुट साइड में जाके बिकवाली कर दी थी। तो नई बात क्या है यहाँ पे? नई बात ये है सर, जब हमने कॉल साइड में बिकवाली की थी, पुट साइड में बिकवाली की थी, तो उस टाइम जो कॉल साइड का डेल्टा था वो 0.5 था, और पुट साइड का डेल्टा था वही 0.5 के आसपास था। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, मैंने एटीएम में जाके कॉल और पुट पे बिकवाली कर दी थी, तो कॉल साइड का डेल्टा उस टाइम 0.5 था, पुट साइड का डेल्टा 0.5 था। सर क्या कोई नई बात बोल दी? नई बात नहीं बोल दी। अगर आपने कोर्स 1 में सारे कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ के आए होंगे तो ये बात आपको बहुत नॉर्मल सी लगेगी, क्योंकि वहां पे बड़ी डिटेल में बताई थी कि भाई एटीएम पे अमूमन वहां पे क्या होता है, एटीएम पे जो डेल्टा होता है कॉल और पुट साइड का, वो 0.5 के आसपास होता है। तो ये काम भैया हमने क्यों किया? 0.5 का इधर, 0.5 इधर, वो एटीएम की वो स्ट्राइक प्राइस हमने दोनों साइड बिकवाली क्यों की? क्योंकि दोनों साइड क्या है, उधर भी 0.5 है, उधर भी 0.5 है, तो दोनों मिलके क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो इस स्ट्रेटजी में डेल्टा हमारा स्टार्टिंग से क्या था? स्टार्टिंग से न्यूट्रल था। इस बात का मतलब क्या था? इस बात का मतलब ये था कि अगर कहीं किसी भी डायरेक्शन में मूव आया तो उतना लॉस होगा, जितना जितना लॉस होगा उतना प्रॉफिट हो चुका होगा। तो अपने जो यहाँ पे हमें जो आउटकम्स दिखेंगे, अगर वो प्रॉफिट होना होगा हमें तो वो भी धीमे धीमे आएगा आयरन फ्लाई में, अगर वो लॉस होना होगा तो वो भी धीरे धीरे आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरिटी होगी। ये क्यों आएगा? क्योंकि 0.5 डेल्टा। ओके, ये स्ट्रेटजी हमारी स्टार्टिंग से क्या बन के चली है? डेल्टा न्यूट्रल बन के चली है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समय में आगे जाएंगे। समय में आगे जाएंगे, हमने डिप्लॉय तो कर लिया है, लेकिन समय में आगे जाएंगे, किस किस हमारे दिमाग में कौन सी दो बातें चल रही होंगी जब हम समय में आगे जा रहे होंगे? हमने ये आयरन फ्लाई क्यों डिप्लॉय किया था? हमने ये आयरन फ्लाई इसलिए डिप्लॉय किया था क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो इंडियन मार्केट है 70% साइडवेज रहता है। और दूसरी बात क्या थी, हमें थीटा डिके का कॉन्सेप्ट पता था। हमें पता था कि एक्सपायरी के लास्ट के 2 दिन में ये थीटा डिके डबल स्पीड से काम करता है। ठीक है, इन दो बातों को अपने दिमाग में रखते हुए हम समय में आगे जाएंगे, और जो समय में आगे जाएंगे वह 2-3 मिनट ही हमें लगने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, जो हम समय में आगे जा रहे हैं वहां पे वो हरा हरा प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा। मेरे को पता है, आपको भी पता है, लेकिन आपका काम ये 2-3 मिनट से नहीं बनेगा। इससे पहले जो बातें मैंने बताई हैं वो ढंग से सुनिएगा, और इसके बाद जो बातें बताऊंगा वो ढंग से सुनिएगा। वो हरे हरे रंग में मत खोइएगा। ठीक है, चलिए समय में आगे चलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम 30 मिनट करके आगे चलेंगे, जाके जल्दी से निपटे ये सारी चीजें और हम वापस से कॉन्सेप्ट पे आ पाए। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे दिख रहा है करीब 140 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 140 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। फिर हम क्या करा, फिर हम 30 मिनट आगे चले तो हमें क्या दिखा? यहाँ पे हमें 243 रुपीज का प्रॉफिट दिखा। फिर हम 30 मिनट आगे चले तो हमें क्या दिखा? 224 रुपीज का प्रॉफिट दिखा। तो मैक्स प्रॉफिट तो 6782 है। क्या हमें 6782 लेना है? नहीं, हमें 6782 नहीं लेना है। तो अभी हम स्ट्रेटजी बिल्डर में देख के आए थे कि 1 लाख रुपए के आसपास लगे थे हमारे इस आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करने के लिए। ऐसा कुछ देखा था अभी हमने, एक एक लॉट में जम करने गए थे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 1% का टारगेट रखना है। तो वीकली एक्सपायरी निफ्टी में कितनी आती है? 4। तो आपका पूरा महीने का टारगेट कितना होना चाहिए? 4%। पर वीक का टारगेट कितना होना चाहिए? 1%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें मतलब 1,000 रुपए के आसपास मिल जाएंगे तो हम निकल जाएंगे, उससे पहले नहीं निकलेंगे। अगर लॉस आया तो लॉस का भी 1:1 पे चल लेते हैं। ठीक है, 1:1 पे चल लेंगे। अगर वो लॉस अगर 1,000 तक का हुआ तो निकल जाएंगे, क्योंकि अभी हमने एडजस्टमेंट तो सीखे नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने वो बात तो सीखी नहीं है ना कि 30% जब मार्केट ट्रेंडी होगा तो हमें एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो अभी 1:1 पे हम चलेंगे। ठीक, बढ़ते हैं समय में और आगे।
और 30 मिनट हम आगे चले, ठीक है 341, और 30 मिनट हम आगे चले, अभी हम रेंज में ही है, बाजार हमारा 500 प्रॉफिट आ चुका है, और 30 मिनट आगे चले 581 प्रॉफिट हो चुका है, बाजार हमारी रेंज में ही है, और आगे चले 660 आ गया है प्रॉफिट, बाजार हमारी रेंज में ही है, अभी बाजार हमारी रेंज में है, 618 718 हो चुका है प्रॉफिट, बाजार हमारी रेंज में ही है, प्रॉफिट पहुंच चुका है 867, बाजार हमारी रेंज में ही है, प्रॉफिट आ चुका है 919। सर मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरा 1000 देखने के लिए नहीं रुकूंगा, ये मेरा बुकिंग अमाउंट है, यहाँ से मैं बुक कर लूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं बुक कर लूंगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, हमने ये किस व्यू के साथ डिप्लॉय किया, और फिर हम कब तक यहाँ पे रुके, क्या हम अपना टारगेट बनाया था वो 1% था, और कैसे हम लॉस की सोच रहे थे कि अगर हमारे सामने वही कैपिटल का 1% लॉस आ गया तो अपने डिसिप्लिन के तहत हम उसको भी बुक करेंगे। तो सर यहाँ पे आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि आयरन फ्लाई को शॉर्ट करके उसको डिप्लॉय कैसे करना होता है। उसको करने के लिए हमने दो फैक्ट्स का सहारा लिया था। पहला फैक्ट क्या था कि भैया इंडियन मार्केट 70% टाइम साइडवेज रहती है, और दूसरा फैक्ट क्या था, जो थीटा डिके हैं, जो थीटा डिके भाई साहब हैं, एक्सपायरी से एक दिन पहले वो अपना काम करने की स्पीड को डबल कर देते हैं, तो वहां पे जो एक्सपायरी के 2 दिन पहले से प्रीमियम बड़ी तेजी में पिघलना, दैट मींस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन दोनों फैक्ट का हमने इस्तेमाल करके एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय करने की कोशिश करी थी। कैसे करी थी, हम निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट हमने चूज किया था, उसकी एक्सपायरी 10 फरवरी की थी, हम 9 फरवरी में 9:30 बजे हमने क्या किया था कि हम एटीएम की स्ट्राइक प्राइस पे गए थे, और वहां पे हमने कॉल साइड में बिकवाली कर दी थी और पुट साइड में बिकवाली कर दी थी। तो फिर क्या बन गया था, हमारा हमारा शॉर्ट स्ट्रेडल बन गया था। जो हमारा शॉर्ट स्ट्रेडल बना था, तो उसके हमने ब्रेक इवेंस को देखा था, उसको राउंड फिगर में करके हमने पुट साइड और कॉल साइड में जाके हेजेस भी बाई कर लिए थे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या था, जो हमें मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस दिख रहे थे, तो हमने क्या बनाया था अपना, कि जब हमें अपनी कैपिटल का 1% मिल जाएगा वो हमारा बुकिंग अमाउंट होगा। तो ऐसे ही हफ्ते में 4 हफ्ते होंगे, सॉरी महीने में 4 हफ्ते होंगे, जो निफ्टी है उसकी वीकली एक्सपायरी है, दैट मीन्स आपको 4 एक्सपायरी मिलेगी, तो यहाँ से आपको कैपिटल पे 4% बनाने का एक 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 मौका रहता है, ठीक है। तो लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया कि ये मिलते ही मिलता है, गारंटेड है, नहीं, आपको बाजार की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, तो ही ये सब कुछ हो पाएगा, एल्स बिल्कुल आप नुकसान में ही रहने वाले हो, ठीक है। अब लॉस पे कैसे करना है, अगर आपको एडजस्टमेंट्स नहीं पता है, मैंने बताई भी नहीं है आपको एडजस्टमेंट्स, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आज बता दिया तो कल से आप डिप्लॉय करना चालू कर दोगे। अगर आप कल से ही डिप्लॉय करना चालू कर रहे हो उन सब चीजों को, तो फिर आपको ये मान के चल लेना, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना। 1% अगर कैपिटल पे लॉस आया है तो वहां से निकल जाना और एडजस्टमेंट सीखने की कोशिश करना। तो क्या एडजस्टमेंट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ? नहीं सर, एडजस्टमेंट इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अब इस वीडियो में आयरन फ्लाई कवर हो चुका है, और पहले के वीडियोस में मैंने स्ट्रेंगल, स्ट्रेडेड और आयरन कॉन्डोर को भी कवर कर लिया है। तो ये 4 बेसिक स्ट्रेटजी सब कवर हो चुकी है अपनी। तो अगले वीडियो में क्या होने वाला है, अगले वीडियोस में इनके एडजस्टमेंट पे बात होने वाली है। तो क्या हमारी आयरन फ्लाई पे बात पूरी हो गई? नहीं, अभी नहीं पूरी हुई। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, वो क्या है कि भैया कि ये शॉर्ट आयरन फ्लाई के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से ऑप्शन ग्रीक हमारे दोस्त होने वाले हैं और कौन कौन से ऑप्शन ग्रीक हमारे दुश्मन होने वाले हैं। चल पड़ते हैं इन सारी बातों को समझने की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आए हैं हमारे थीटा भाई साहब। थीटा भाई साहब आयरन फ्लाई के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़े दोस्त साबित हो सकते हैं। कैसे साबित हो सकते हैं, देखते हैं। थीटा इक्वल टू टाइम डिके, ये आपको पता ही होगा, ठीक। शॉर्ट आयरन फ्लाई में हम प्रीमियम सेल करते हैं, इसलिए जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी प्रीमियम गिरता रहेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। साइडवेज मार्केट में थीटा सेलर का बेस्ट फ्रेंड होता है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। साइडवेज मार्केट में ही क्यों फ्रेंड होता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में भी कॉल साइड के प्रीमियम, पुट साइड के प्रीमियम थीटा डिके की वजह से बड़ा स्मूथली मेल्ट होते हैं, इसलिए ये बात ऐड की गई है। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरे कौन है देख लेते हैं। दूसरे हैं यहाँ पे हमारे वेगा भाई साहब। ये दोस्त हो सकते हैं ज्यादातर केसेस में। ये बात क्यों जोड़ी गई ज्यादातर केसेस में, क्योंकि यहाँ पे आईवी आ जाती है। दैट मींस वेगा क्या होता है, वेगा इज इक्वल टू वॉलेटिलिटी का इफेक्ट, ठीक। तो अगर आपको ये इससे पहले थीटा का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, टाइम डिके का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको वेगा नहीं पता है, वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो सर आप यहाँ कर ही क्या रहे हो? आपको फिर कॉन्सेप्ट वाले कोर्स पे जाना है ना, जहाँ पे मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी अवधारणाएं आपको बताई हैं। तो अगर आप जल्दबाजी में आप कूद के आ गए हो, तो पहले वहां पे आप तो कोर्सेज पे जाओ और कॉन्सेप्ट समझो, फिर यहाँ पे आना। चलिए आगे की बात करते हैं। तो वेगा क्या होता है, वॉलेटिलिटी का इफेक्ट होता है, ठीक। तो अब जो शॉर्ट आयरन फ्लाई होती है वो हमारी क्या होती है, वो लो वॉलेटिलिटी स्ट्रेटजी होती है। क्या होती है? लो वॉलेटिलिटी स्ट्रेटजी होती है, ठीक।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, श्रिंक होती है, रिड्यूस होती है, गिरती है, तो क्या होते हैं कि ऑप्शन के प्रीमियम सस्ते होने लगते हैं, चीप होने लगते हैं। तो अगर आईवी गिर रही है तो वेगा उस केस में आपका दोस्त हो जाएगा, क्योंकि अगर आईवी गिरेगी वो प्रीमियम को सस्ता करेगी, और यही हम चाहते हैं अपने शॉर्ट टारगेट फ्लाई में, प्रीमियम हमारी किसी भी तरह से सस्ते होते चले जाए, मेल्ट होते चले जाए। ठीक है, अगर यहीं पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक्सपेंड करेगी, इंक्रीज कर रही होगी, बढ़ने लगेगी, तो क्या हो सकता है, आपकी पोजीशन में लॉस आ सकता है, क्योंकि वो क्या करेगी फिर, जो अगर आईवी अगर बढ़ेगी तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम को वो क्या कर देगी, एक्सपेंसिव कर देगी, महंगा कर देगी, बढ़ा देगी, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक, तो दो दोस्तों की बात हो गई यहाँ पे। अगली बात देखते हैं, अगला कौन है। ठीक है, हम्म, गामा। गामा भाई साहब कौन हो सकते हैं? गामा भाई साहब ये सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। कैसे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं, आइए देख लेते हैं। गामा इज इक्वल टू प्राइस मूवमेंट का स्पीड इफेक्ट। भैया गामा क्या होता है कि जब प्राइस एकदम से मूव करता है उसका स्पीड इफेक्ट गामा होता है। एक्सपायरी के पास गामा बहुत पावरफुल हो जाता है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। अगर मार्केट तेज ऊपर गया, तेज से नीचे आया, तो स्मॉल मूव भी बड़ा लॉस बना सकता है। स्मॉल मूव भी बड़ा लॉस बना सकता है। अगर आपने एक्सपायरी से एक दिन पहले आयरन फ्लाई बनाया है, वो आपका 1% का टारगेट पूरा हो चुका है, तो वहीं पे बुकिंग है, उसको वहां पे होल्ड करने की जरूरत भी नहीं है सर। ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट बताऊंगा कैसे होते हैं। ठीक, अब देखें अगला क्या, अगली बात क्या लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये गामा के बारे में, इसलिए स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव इक्वल टू गामा आता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी आपको। डेल्टा भाई साहब, डेल्टा, डेल्टा न्यूट्रल दोस्त। जब तक मार्केट रेंज में हो, जब तक डेल्टा आपका न्यूट्रल रहेगा, तब तक वो दोस्त की तरह काम करेगा। क्योंकि जब आपने ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय की थी, एटीएम पे जाके कॉल और पुट में आपने बिकवाली की थी, तब डेल्टा आपका न्यूट्रल था, उस साइड भी 0.5 था, इस साइड भी 0.5 था। अगर वो न्यूट्रली रह जाए आपकी पूरी ट्रेड तक, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो फिर आपको वो दोस्त बन के काम करेगा। आगे क्या बात करी है, लेकिन अगर मार्केट एक साइड शिफ्ट करे, एक साइड शिफ्ट करे, दैट मीन डायरेक्शनल हो जाए, तो पोजीशन डायरेक्शनल हो जाती है। तो अब हम तो वो एक रेंज में चल रहे थे, हमें तो मतलब ये चाहिए था कि बहुत ज्यादा मूव्स ना आए, या तो मार्केट ही डायरेक्शनल हो गई है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, रिस्क बढ़ेगा। तो डेल्टा न्यूट्रल रहे तो सेफ है, डेल्टा बाइज्ड हो तो डेंजर हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ आई। अब अगला टॉपिक क्या है उसको भी जल्दी समझ लेते हैं। आयरन फ्लाई को कब यूज नहीं करना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है सर। आइए समझते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आने का चांस हो तो आयरन फ्लाई को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर मार्केट में बजट, आरबीआई पॉलिसी, इलेक्शन रिजल्ट और बिग ग्लोबल न्यूज, और आपको लगता है कि मार्केट तेज मूव करेगा, तब आयरन फ्लाई को अवॉइड करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव में गामा रिस्क बहुत बढ़ जाता है और लॉस फास्ट हो सकता है। तो जो इवेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, यहाँ पे तो सर आपका आयरन फ्लाई आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ पे, क्यों गामा रिस्क बढ़ जाएगा वहां पे, क्योंकि इन इन सारी चीजों में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आने की वो होती है ना एक्सपेक्टेशन। तो जब आयरन फ्लाई में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव आ जाएगा, तो भैया गामा रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको अगर समझ आई हो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक, अगर वैसे भी अगर बहुत ज्यादा इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो ये 4 दिन दिए गए, 4 बातें दी गई हैं, जो 4 इवेंट दी गई, यहाँ तो आपका आयरन फ्लाई बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। ठीक, दूसरी, जब वॉलेटिलिटी बहुत लो हो और इवेंट आने वाला हो। अब यही भाई कि वॉलेटिलिटी तो बहुत लो चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है। हम भी, अब हमें भी क्या चाहिए अपने इस स्ट्रेटजी में, चाहिए कि वॉलेटिलिटी हमारी बिल्कुल लो ही रहे। लेकिन अगर कोई इवेंट आने वाला है, तो क्या हो सकता है कि वो कोई इवेंट आने वाला है, दैट मींस बजट आने वाला है, कोई ग्लोबल इवेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो वहां पे जो वॉलेटिलिटी अपनी न्यूनतम दर पे थी, जो मिनिमम मिनिमम थी, जो हमारी वॉलेटिलिटी, वहां से उसके एक्सपेंड होने के चांसेस बन जाएंगे। और अगर वॉलेट वहां पे आपने आयरन फ्लाई बनाया और वॉलेटिलिटी उस इवेंट की जगह वजह से एक्सपेंड हो गई, तो वो आपके ऑप्शन के प्रीमियम को क्या कर देगी, एक्सपेंसिव कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आईवी ऑलरेडी लो है और कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, तो इवेंट के बाद आईवी स्पाइक हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। और आयरन फ्लाई में आईवी स्पाइक से लॉस हो सकता है। क्यों हो सकता है कि अगर आईवी बढ़ी, ठीक है, एक्सपेंड हुई, तो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन के प्रीमियम्स को एक्सपेंसिव कर देगी। ठीक, यहां तक बात समझ आई। और आखिरी बात क्या है देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेकआउट जोन के पास अगर बाजार हो तो वहां पे बच के रहना चाहिए। अगर मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, अगर वो मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, वहां पे आयरन फ्लाई बना रहे हो, तो सपोर्ट से बाउंस बैक हो जाएगा, एक मूव आ जाएगा ना सर वहां पे,
तो वहां पे आपको बचना है, सोचना है, ख्याल करना है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, जो हम ये सोच रहे थे कि वो रेजिस्टेंस कभी टूटेगा नहीं, बाजार वहां पे जाके खड़ा हो गया है, तो वहां पे क्या आयरन फ्लाई बनना चाहिए? नहीं, वहां पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव आ सकता है सर। कंसोलिडेशन के बाद टाइट रेंज में बाजार, अगर कंसोलिडेशन में काफी बाजार रहा है, उसके बाद बाजार ने एक टाइट रेंज पकड़ ली है, तो उसके फटने का खतरा होगा, तो वहां पे भी सर आपकी आयरन फ्लाई नहीं आनी चाहिए। तो ब्रेकआउट के जस्ट पहले आयरन फ्लाई लगाना रिस्की होता है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अगली बात क्या है, जब मार्केट में सडन मोमेंटम दिखे, जब मार्केट में सडन मोमेंटम दिखे, जैसे कि लार्ज कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है और ट्रेंड स्ट्रांग है, तो साइडवेज एक्सपेक्टेशन गलत हो सकती है। हमको पता है कि मार्केट तीन फेजेस में चलता है। एक हो गया कंसोलिडेशन वाला फेज, एक हो गया ट्रेंडी फेज, एक होता है वॉलेटाइल फेज। अगर मार्केट कंसोलिडेशन वाले फेज में है ही नहीं, तो वो आयरन फ्लाई आएगा ही क्यों ना आपका। आई होप ये बात समझ आई होगी आपको। आयरन फ्लाई में स्लो मार्केट चाहिए होती है, मोमेंटम मार्केट नहीं, ये सब हमें पता चल चुका है। तो यहां से हम आयरन फ्लाई के बारे में एक एक एबीसीडी अब पढ़ चुके हैं। तो अब क्या होने वाला है, यहां से हम इन सारी स्ट्रेटजीज के एडजस्टमेंट पे बात करेंगे। कब बात करेंगे? नेक्स्ट वीडियो से ही बात करना चालू कर देंगे। जो 4 स्ट्रेटजी पढ़ा दी है, स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर और आयरन फ्लाई, अब इन पे क्या आने वाले हैं, अब इनके एडजस्टमेंट पे वीडियो आने वाले हैं। तो क्या आयरन फ्लाई पूरा कवर हो चुका है सर? यहां तक जितना मैंने को बताना था उतना तो पूरा कवर हो चुका है। तो यहां से सर क्या होगा, तो यहां से वही एक बात मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आपको बाजार में सर सफलता चाहिए, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, साइकोलॉजी को बूस्ट कीजिए, और फिर समझिए कि उन कॉन्सेप्ट से वो स्ट्रेटजी कैसे बन रही है, कॉन्सेप्ट की इंटरलिंकिंग वो स्ट्रेटजी में कैसे हो रही है। ये सारी बातें आप दिमाग में बिठाइए। और जो लूसीफर द डेविल आपके दिमाग में घुसा हुआ बैठा हुआ है, जो आप पे इमोशनल अत्याचार करता है, कभी आपको फियर दिखाता है, कभी आपको ग्रीड दिखाता है, और तरह तरह के इमोशंस में फंसाता है, उसको दिमाग से निकालना होगा और बाजार की अवधारणाओं को दिमाग में लाना होगा सर, तभी बात बनेगी। और मेरे जाने का समय भी हो चुका है सर अब। सो दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल, एंड लेट्स कीप द लाइट बर्निंग।